हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो जैसा कि हम पहले भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ डील करते रहे हैं, तो इसी तरह से आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक करंट अफेयर देखते हैं जो कि एक बिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि संसद के अंदर जो पार्लियामेंट ने इस बिल को अभी यहाँ पर पास किया है। तो इस बिल के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। तो माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल है। देखिए, तो इसका मतलब है ऑलरेडी हमारे पास एक बिल है। एक्चुअली क्या है कि जो ओरिजिनल एक्ट था हमारे पास माइंस और मिनरल्स को लेकर, वो 1957 का एक्ट है। हमने इसको कई बार अमेंडमेंट किया है, तो रिसेंटली अब दोबारा फिर इसको अमेंड किया है। आपको इसके अंदर कुछ ही पॉइंट्स को याद रखना है ताकि जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होती हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपने समझना है सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो कई तरह के मिनरल हैं जो हमारे देश की असेट है, संपत्ति हैं हमारी। और चाहे वो आज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आ रहे हों, कंप्यूटर्स के अंदर काम आ रहे हों, या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर काम आते हैं। जैसे घर को बनाने के अंदर भी कई तरह के मिनरल्स जो हैं काम आते हैं। जैसे अगर आप क्वार्ट्ज की बात करते हैं, रेता है, बजरी है, ये भी हमारे पास कई तरह के ऐसे रिसोर्सेज हैं। और इनके साथ कई तरह के मिनरल्स भी हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है और सिल्वर है, गोल्ड है। तो इनका कई कई जगह पे यूटिलाइजेशन है। तो आखिरकार इससे जुड़ा हुआ जो अभी बिल आया है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो भी आपको पता हो, और जो कई नई चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो भी आपको जाननी है। सो गाइज, यहाँ पे जो भी बिल आया है ये, इसके अंदर सीधी एक बात कही गई है कि हमने क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। दैट मीन्स जो हमारे पास क्रिटिकल मिनरल है ना, इसको हम समझेंगे बाद में ये होते क्या है। तो इनकी जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ावा देना है। और हमारे पास जो नेशनल क्रिटिकल, इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो हमारा मिशन चल रहा है उसको भी हमने एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है ताकि वहां पर जीरो वेस्ट माइनिंग हो। दैट मीन्स जब हम इनको खदानों से निकालें तो यहां पर वेस्टेज जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाए, जीरो वेस्टेज हो। तो इसीलिए हमें इस बिल के कुछ प्रोविजंस को देख रहे हैं हम यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया था, एक तो आपको ये ईयर याद रखना है दैट ओरिजिनली एक्ट कब आया है, 1957 के अंदर इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब रिसेंटली हमने इसके अंदर क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो मिनरल्स हैं उनको हमने जैसे लीज पर देना है, यानी कि पट्टे पर देना है। लीज का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं कि उसके पास कोई जमीन है, कोई घर है, आप वो उसको यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से लेट्स से अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया में किसी एक प्लॉट से, किसी जमीन के टुकड़े से कोई मिनरल निकालना चाहता हूं, तो मुझे ये डिपेंड करता है उस मिनरल पर कि वो राज्य सरकार मेरे को उसके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी या मुझे वो सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो माइनर मिनरल हैं जैसे रेता है या बजरी वगैरह हो गया, इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि जो निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कोल है, वो मुझे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से अनुमति लेनी पड़ती है। और जो भी जगह मैं किराए पर लूंगा वो 1 साल के लिए, 2 साल या 5 साल के लिए आप लीज पर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं हम हिंदी के अंदर कि वो जगह आपने पट्टे पर ली है। तो इसके अंदर आपको जो याद रखना है, यहां पर जो ऑलरेडी देखिए, जब भी आप कभी कोई इस तरह का प्लॉट या जमीन लेते हैं, जब आप किराए पर ऐसी कोई लीज पर जगह लेते हैं, तो जो भी वहां से, लेट से मैंने वहां से 10 करोड़ का कोई निकल वहां से एक्सट्रैक्ट किया, मैंने विद परमिशन लिया, तो उस 10 करोड़ का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जो है ना एज अ रॉयल्टी भी जाता है, और कुछ हिस्सा कुछ फंड्स के अंदर भी जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जो रॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे अगर कोई लेखक है जिसने कोई बुक लिखी और बुक को पब्लिश करने के बाद अगर उसके ऊपर मूवी बनती है कल, तो उस मूवी से होने वाला फायदा अल्टीमेटली उस राइटर को भी उसका कुछ हिस्सा जाएगा। दैट इज नोन एज दी रॉयल्टी। तो यहां पर रॉयल्टी की जो बात है आपको याद रखना है, जो हमारे पास क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनके लिए जो हमने लीज ऑलरेडी लोगों को, जो कंपनीज हैं, लोग हैं, वो इन मिनरल्स को ऑलरेडी निकाल रहे हैं, जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हमने उनसे ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं। यहां पर सिंपली ये बात कही है। तो अब इसको और समझेंगे यहाँ पे आगे क्या कहना चाहता है इसमें। साथ ही साथ एक याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या जो नया बिल है क्या वो मिनरल एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करने की बात करता है। यहां पे आपका आंसर होगा यस, क्योंकि जैसे जो एक्सचेंज होती हैं उनका पर्पस क्या होता है, जहां पर एक खरीदार होता है और दूसरा वहां पर बेचना मतलब आ सकता है। दैट मीन्स एक बाजार है एक तरह का। तो इस तरह जहां पर आप एक मिनरल बेचने वाला है, दूसरा खरीदने वाला है, तो इस बिल के अंदर ऐसी मिनरल एक्सचेंज को बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ
गाइज एक ना आपको याद रखना है, ऑलरेडी जो हमारे पास पहले एक्ट है, कानून है, उसके तहत बताया गया है कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है एक यहाँ पर। यानी कि ट्रस्ट का मतलब है कुछ लोगों का समूह बनेगा जो नेशनल लेवल पर है, ताकि कहां कहां पर कितना कितना खनन हो रहा है, यानी कि एक्सट्रैक्शन की जा रही है, उससे संबंधित है। अब हमने इसका नाम भी बदल दिया है, तो याद रखना है आपने इसमें। अब इसमें डेवलपमेंट वर्ड भी जोड़ दिया है, सिंपली NMEDT इसका नाम हो गया है। और साथ ही साथ इसमें याद रखिए, इस ट्रस्ट के अंदर जो, क्योंकि ये ट्रस्ट वो है जो सारे इंडिया के अंदर जितना खनन हो रहा है वहां से जो पैसा इकट्ठा होता है एज अ फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, इससे ये ट्रस्ट चलता है, ताकि जो उन जगहों पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। इसीलिए इस ट्रस्ट की इनकम बढ़ाने के लिए रॉयल्टी को अब 2% से बढ़ाकर हमने 3% करने की यहां पर बात कही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो ये पैसा इकट्ठा होगा इससे हम माइंड डेवलपमेंट के लिए यहां पर इसको लेकर आएंगे। इसके अलावा एक और देखिए इसमें क्या बात बताई गई है, हमने जीरो वेस्टेज की बात करनी है इसके अंदर। बिल क्या कहता है कि हमें इस तरह से नीचे से, जमीन के नीचे से जो खनिज है, हमारे मिनरल्स हैं, उनको इस तरह निकालना है ताकि वहां पे कम वेस्टेज जो प्रोड्यूस हो। तो जीरो वेस्टेज वाली टेक्निक्स को हम यहां पे यूज करेंगे। साथ ही साथ यहां पे वर्ड है डीप सीटेड। डीप सीटेड अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन से मिनरल होते हैं, तो आपने याद रखना है जमीन के 200 मीटर नीचे की गहराई से ज्यादा पर जो हमें मिनरल मिलते हैं उनको हम बोलते हैं डीप सीटेड मिनरल, ये याद रखिएगा। और एक है यहाँ पे ऑफशोर माइनिंग। ऑफशोर का मतलब है जो समंदर के अंदर हमें मिनरल मिलते हैं, जैसे कि अंडमान सी के अंदर, जो अंडमान सी है हमारा, वहां पर हमें मिलते हैं PMN, जिसका मतलब होता है पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। आलू की तरह के उतने साइज के छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़े होते हैं, जिसके अंदर कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम वगैरह वहां पर होते हैं। तो आज की जो जरूरत है, हमारे जो एक बढ़ता हुआ परिवेश है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूटिलिटी बढ़ गई है, वहां पर हमें इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम ऑफशोर माइनिंग भी करते हैं, यानी कि समंदर के अंदर जाकर भी जो नीचे वहां पर एक कह सकते हैं समंदर की सतह है, वहां से उन PMN को, पॉली मेटालिक नोड्यूल्स को हम वहां से एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हमने ये यानी कि बिल जो है प्रमोट करता है सभी चीजें। और साथ ही साथ यहां पर देखिए एक वर्ड कहा है इसमें, मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। ये कहता है कैप्टिव माइनिंग पर भी एक जो है ना, जो रिलैक्सेशन किया गया है। व्हाट इज कैप्टिव माइनिंग? मान लीजिए गाइस, मेरा एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर जो है ना, मेरी स्टील की फैक्ट्री है जहां पर मैं स्टील को प्रोड्यूस करता हूं। तो स्टील बनाने के लिए मुझे उसका रॉ मटेरियल भी लेकर आना पड़ेगा, और जहां से मुझे आयरन मिलेगा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है आयरन, लेकिन उस आयरन को पिघलाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत है। इसके लिए मुझे बहुत बड़े अमाउंट में कोल भी चाहिए। तो अगर कोल बेटर होगा, वो कोल का अगर मैं लाइसेंस ले लेता हूं, मुझे सरकार एक प्लॉट दे देती है कि जी आप यहां से कोल निकालो और अपनी फैक्ट्री के लिए लेके जाओ। इस तरह की माइनिंग को हम बोलते हैं दैट इज कैप्टिव माइनिंग। तो आपने याद रखना है, पहले क्या था कैप्टिव माइनिंग, यानी कि मेरे उस प्लॉट से जो मैं निकालता था, लेट्स से अगर मैंने वहां पर 1 करोड़ का मैंने कोल निकाला उस प्लॉट से, तो मैं उसका 50% अपने लिए यूज कर सकता था और 50% को मार्केट के अंदर जाके बेच सकता था। लेकिन अब यहां पे कहा गया है इस बिल के अंदर कि अगर वो आपने 1 करोड़ का वहां से कोल निकाला, तो अगर आपकी जरूरत लेट्स से सिर्फ वहां पे 10 या 20 लाख की थी, तो बाकी जो बचा हुआ आपका 80 लाख रुपए का कोल है, वो आप मार्केट के अंदर बेचने जा सकते हैं ताकि आप अपना फायदा कमाएं। तो इस तरह से गाइस याद रखिएगा, कैप्टिव माइनिंग को लेकर भी यहां पे नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। It also allowed a one-time extension of the lease areas. That means जो एरियाज में, जैसे जिन एरियाज में ऑलरेडी मैंने जो प्लॉट लिया हुआ था, लेट्स से मैंने 1 एकड़ के अंदर प्लॉट लिया हुआ था जिसके अंदर से मैं माइनिंग कर रहा था, लेकिन अब ये बोलता है कि इसी बिल में ये बताया गया है कि अब उस प्लॉट को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, उस जो उसका साइज है उसको 10% तक आप बढ़ा सकते हो। इसी तरह से जो अगर मेरे पास एक लाइसेंस है तो मैं उसमें 10% तक उसका एरिया बढ़ा सकता हूं अपने उस प्लॉट का। यानी कि पहले मैं 1 एकड़ तक कर पा रहा था, अब मैं 1.1 एकड़ तक मेरा प्लॉट होगा और मैं उससे जो है माइनिंग कर पाऊंगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कॉम्पोजिट लाइसेंस है, कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब होता है जहां पर आपको एक से ज्यादा खनिजों को निकालने की अनुमति दी जाती है। अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो अब आपके प्लॉट का साइज 30% और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, हम इसको डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इन जगहों पर ना क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब आपको समझना है यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारी आज भारत की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर इंडिया में और ये काफ़ी कम मिलते हैं। तो इसीलिए और साथ ही साथ आजकल इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। एक तरफ डिमांड ज़्यादा हो गई है, ऊपर से इनकी शॉर्टेज है। इसीलिए गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है कि वो इन क्रिटिकल मिनरल्स की जो एक टाइम से इनको निकाल पाए और साथ ही साथ इनकी सप्लाई जो चेन है वो इंडस्ट्री तक जो बना के रखी जा सके। और इंडिया में जो है ना अनफॉर्चुनेटली इसके लिमिटेड रिजर्व हैं और लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हमें लिथियम लेकर आना हो या निकल लेकर आना हो, कॉपर लेकर आना हो, तो हमें ये सारा का सारा मैक्सिमम जो है ना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स इंडिया के पास जो है माइंस इसकी बहुत कम रह गई हैं और इंडस्ट्री की नीड जबकि काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिथियम को हम चाइना, रशिया, ये आपको याद नहीं करना है। यू नीड टू रिमेंबर दैट ये कुछ नाम है, जैसे अगर आप इनको कभी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए एनफ रहेगा। जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, नायोबियम, जर्मेनियम, रियमम, बेरिलियम, टेंटियम और इसी तरह से स्ट्रोंशियम, जर्कोनियम या जर्कन और इसे ग्रेफाइट, मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन, ये यहाँ पे नाम लिखे गए हैं और इनके आगे सोर्सेज भी बताए गए हैं कि देखो हम मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियन कंट्री से। तो आपको ये याद नहीं करना है। यू नीड टू नो ओनली द नेम्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, वो आपको पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है वो गोल्ड डाल दे यहाँ पे या निकल डाल दे या सिल्वर डाल दे, तो आपको याद रखना है निकल है, गोल्ड और सिल्वर नहीं है यहाँ पर। अब एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, इंडिया ने अपना जो हमारा एक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया 1957 का एक्ट है, उसके लास्ट में ना एक वहां पे लिस्ट बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं एनेक्चर 1। तो उसके अंदर ना यहां पर हमने 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है इंडिया में जिनकी जरूरत है और शॉर्टेज है, आज हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। और जबकि उनमें से जो 24 ऐसे हैं जो इस हमने 1957 के एक्ट के साथ लिखे हुए हैं। इसीलिए इन 24 के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इसको, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट का हमें, मैं चाहता हूं इंडिया में कि मैं निकल को निकालना चाहता हूं, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और यहां पर वही मुझे यहां पे लीज देंगे उस प्लॉट की और लाइसेंस भी देंगे। एप्लीकेशन क्या है गाइस, अगर इन क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाए, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सोलर पैनल्स जो होते हैं जो हमारी सौर ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सिलिकॉन, और ये क्वेश्चन आता है फेमस बहुत ही, सिलिकॉन, जर्मेनियम वेरी इंपॉर्टेंट, टेल्यूरियम और इंडियम, या अगर आप याद रख पाए तो ये जरूर याद रखिएगा, सिलिकॉन और गैलियम। इसी तरह से जो विंड टर्बाइंस हैं वहां पे न्यूडाइमियम और डिस्प्रोसियम ये यहाँ पे यूज किया जाता है। और जबकि लिथियम, निकल, कोबाल्ट ये ईवी बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा आप जानते हैं आपके जो मोबाइल होता है उसकी बैटरी, इवन या जो आजकल ऑटो रिक्शा है या जहां जहां पर भी कार्स में भी हम यूज कर रहे हैं ईवी, तो वहां पर लिथियम और निकल जो कॉम्बिनेशन है इनको यूज किया जाता है और साथ ही साथ कोबाल्ट भी यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है ईवी बैटरीज में जरूरी है। अगर हम ग्लोबल मिनरल डिप्लोमेसी की बात करें तो एक हमारा पोर्टल है गाइस जिसका नाम है काबिल। याद रखिए ये मिनरल से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है हमारा, जो कि जॉइंट वेंचर है नाल्को का, HCL का और MECL का जॉइंट वेंचर है, तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। इससे हम क्या करते हैं कि विश्व के अंदर जहां जहां पर भी हमें मिनरल मिलते हैं उन जगहों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां पर उन जगहों को लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, काबिल के थ्रू, ठीक है। और यहां पर जैसे हमने 5 लिथियम ब्लॉक्स लिए अर्जेंटीना में 2026 के लिए, वहां से हम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। जाम्बिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने इस तरह के ऑलरेडी यहां पे एप्लीकेशन दी हुई है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मिशन की बात हो रही है। मिशन के अंदर हम देखें तो 2025 में ये मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर है, ये तो बट ऑब्वियस है। और इसके साथ ही साथ ये हमारे इंडिया के अंदर इसका एक ही एम है कि जैसे अच्छी बातें इसके अंदर क्या होंगी कि ये हमारे लिए जो इंडिया में सप्लाई है क्रिटिकल मिनरल्स की उसको मेंटेन करेगा और जहां जहां पर भी जितने ज़रूरत है इसकी डेवलपमेंट के लिए वो हर स्टेप यहाँ पे लिया जाएगा। तो डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज से हमने इंडिया की इंडस्ट्री को ये सप्लाई मेंटेन रखनी है, ये हमारा मिशन बोलता है। और इसके लिए हम रिसाइकलिंग वगैरह और अगेन अच्छी बातें यहाँ पर करनी है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। और इट ऑल्सो सपोर्ट स्टार्टअप MSMEs वाया द प्रिज्म इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। प्रिज्म इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो मिशन है हमारा उसको सपोर्ट करने के लिए, MSME को सपोर्ट करने के लिए है प्रिज्म इनिशिएटिव। तो बस आप इतना याद रखेंगे तो एनफ है। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए देखिए यहाँ पे इतना मतलब पैसा दिया गया था, जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। हम नेक्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं एक
दैट इज सभासार एआई टूल। सभासार का मतलब है, मान लीजिए जब हमारी मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ, लेट्स से अगर हम ऑनलाइन कभी मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या नहीं, और जब हमारी आपस में हुई बातचीत को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई बातचीत को ऑटोमेटिकली उसके नोट्स बनकर आ जाएं, उस तरह का एक टूल है जिसका नाम है सभासार एआई टूल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको शुरू किया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अंदर जब भी कभी ग्राम सभा की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, उनकी मीटिंग हुआ करेंगी, जो हमारी गांव के अंदर पंचायतें होती हैं, तब उसके यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स बन के आ जाया करेंगे ताकि सबको पढ़ने में आसानी रहे। उसको बोलते हैं हम मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि जो वहाँ मीटिंग हुई है उसके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या थे उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख दिया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, भाषणी प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, और इसे सबसे पहले त्रिपुरा में यूज किया गया है। भाषणी क्या है, भाषा इंटरफेस फॉर द इंडिया। ये 2022 में हमने इसको एआई टूल को स्टार्ट किया था, और आज ये ट्रांसलेशन कर सकता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और इसको नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत इसको यूज किया जा रहा है। बाकी को आप छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो ग्राम सभाएं हैं वो आपस में जब मीटिंग करती हैं तो वहाँ पे बजट को अप्रूव करती हैं, या सोशल ऑडिटिंग का मतलब होता है जब लोग वहाँ पर बैठे हों और ये अप्रूव करें कि हाँ देखिए आप पंचायत ने जो पैसा दिया था, लेट से 50 लाख रुपए दिए थे तालाब बनाने के लिए, वो बना है नहीं, तो लोग वहाँ पे अग्रीड होंगे और कहेंगे हाँ हमने ऐसा देखा है और हुआ है हमारे सामने। दैट इज नोन एज, जब लोगों द्वारा अप्रूव किया जाए कोई प्रोजेक्ट तो उसको बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग। तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह मेंटेन की जाएगी, तो इसका इन टूल्स का फायदा यही है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ एक निर्णय और ई ग्राम स्वराज भी टूल आपने याद रखना है। ये पोर्टल क्या बोलता है कि क्या ग्राम सभाओं की जो मीटिंग है वो रेगुलरली हो रही है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, नहीं, इसको बोलते हैं निर्णय। पंचायत निर्णय पोर्टल है एक। इसी तरह से ई ग्राम स्वराज, जहां पर जो ग्राम पंचायतें हैं वो प्लानिंग, फाइनेंसिंग और रिपोर्टिंग या असेट जो ट्रैकिंग है वो कर रही हैं। तो अगर आप ये भी याद रख पाए तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से एक स्वामित्व स्कीम है गाइस, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती है। स्वामित्व स्कीम का मतलब है, जैसे स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब है जो आपकी लैंड जहां जहां पर भी पड़ी है इंडिया के अंदर, उसको जो है ड्रोन से सर्वे करके कितनी लैंड है और किस पर्सन के नाम है, आज आप डिजिटली जाके देख सकते हो कि आपके नाम पर कितनी लैंड जो है रजिस्टर्ड है। तो गांव के एरियाज में जहां जहां पर लैंड आपके पास अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करना, सर्वे करके उसको ड्रोन से उसको रजिस्टर करना, दैट इज स्वामित्व स्कीम। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, दैट्स अ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो हमने ये 2035 तक बनाने का प्लान है, और इंडिया अपने जो क्रू को यानी कि कुछ लोगों को मून पर भी लैंड करवाएगा 2040 तक। थोड़ा सा आप टारगेट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑलरेडी क्या है कि वर्ल्ड में इस टाइम पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अर्थ से, अगर हमारी अर्थ ये है तो अर्थ से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑलरेडी वर्ल्ड में एक यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च किया जा चुका था बहुत पहले, वो यहां पर ऑर्बिट करता रहता है। तो आपको ये भी याद रखना है, हम इंडिया भी अपना एक आत्मनिर्भरता यहां लाने के लिए एक अपना साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन यहां पर बनाने की सोच रहे हैं। इसके अंदर यहां पर 5 मॉड्यूल वगैरह होंगे, जिसके अंदर हम 2028 तक बेस तैयार करेंगे, फिर वो 2035 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, ताकि वहां पर जाके उस अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन में, भारतीय अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन होगा, वहां पर जाके हमारे लोग रहा करेंगे और एक्सपेरिमेंट किया करेंगे। इससे इंडिया के मतलब एक साख बढ़ेगी, हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक वृद्धि होगी। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है तो दैट मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट में, ये याद रखना है आपने, और वहाँ पर जाके लोग या साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी पता ही है। और याद रखें आप, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे तो उसकी टर्म पूरी हो चुकी है और लगभग होने की कगार पर भी है। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लगभग आज उसमें 15 कंट्रीज, जिसमें रोस्कॉस्मोस, नासा, ये बाकी कंट्रीज का नाम याद नहीं रखना है आपने, तो इन कंट्रीज का ये योगदान है। मेनली इसमें जो नासा और रोस्कॉस्मोस का काफी ज्यादा योगदान है। इसके अलावा वैसे यूरोपियन का जाक्सा यानी जापान और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज का भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे लिपू लेक पास। एक्चुअली हुआ क्या अभी कि जो नेपाल है, नेपाल ने ये कहा कि लिपू लेक, पहले हम इसको जरा देख लेते हैं लिपू लेक कहाँ पर है। अगर ये हम देखें, ये नेपाल है, ये चाइना है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये इंडिया है। यहाँ पर ये जो एक जगह पड़ती है बिल्कुल पास में, इस जगह को हमने, यहाँ पर एक पास है। पास क्या होता है,
जब आप कहीं माउंटेन, एक माउंटेन चेन से दूसरी माउंटेन की तरफ जब आप शिफ्ट करते हैं तो उसमें पास यानी कि एक जगह आपको मिलती है, उसको हम बोलते हैं पास। तो यहाँ पर है कि लिपू लेक पास, ये काला पानी या लिपू लेक की जगह है। और आप जैसे इंडिया की इस पोर्शन में देख रहे हैं जहां पे ट्राई जंक्शन है चाइना, नेपाल और इंडिया का, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, लिपू लेक जो पास है, इंडिया ने भी ना, नेपाल एक्चुअली क्लेम कर रहा था कि लिपू लेक आता है उनकी टेरिटरी के अंदर, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, उन्होंने वहां के अपने मैप में भी शो किया हुआ है कि लिपू लेक उनका है। बट इंडिया ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये लिपू लेक वाली जो जगह है वो भारत की है, ना कि नेपाल की है। तो इसीलिए हमने उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया है, उनके जो क्लेम को। थोड़ा सा अगर जाने इसके, तो लिपू लेक पास जो है 1954 में यहाँ से ट्रेड जो है स्टार्ट हुआ था चाइना के साथ। और लिपू लेक पास बेसिकली कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में है, जो कि ट्राई जंक्शन इंडिया, नेपाल, चाइना के वहाँ पर है। ठीक है, साथ ही साथ 1992 में हमने इसको जो है दोबारा फिर ओपन किया था। और बाद में शिपकिला, शिपकिला याद रखिए, शिपकिला हिमाचल के अंदर एक पास है, सतलुज यहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करती है, ये भी याद रखना है आपने। और इसी तरह हमने नाथुला जो सिक्किम के अंदर है, इन पासिस के थ्रू हमने ट्रेड स्टार्ट किया था। और लिपू लेक वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट जो कि ट्रेड के लिए ओपन हुई थी चाइना के लिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हुआ था, लिपू लेक, फिर शिपकिला, और थर्ड हुआ था दैट इज ही नाथुला। जो अगर हम पुराना लिपू लेक पास देखते हैं तो वो व्यास वैली के अंदर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर, ये आपने याद रखना है, जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहां से होती थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे रेयर अर्थ मैग्नेट। एक्चुअली क्या था, जो चाइना है, चाइना के एक फॉर्चुनेटली क्या है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है और उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, जहां से वो रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स हैं और इवन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंडिया के लिए, वो वहां पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने कुछ समय पहले जो रेयर अर्थ मैग्नेट आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इन मैग्नेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया और एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था चाइना ने, ताकि किसी और कंट्री को ये मिले ही ना। जब नहीं मिलेंगे तो नेचुरली जो सिर्फ उन्हीं की कंपनीज को ही फायदा होना था। तो यहां पर हुआ क्या है कि अभी चाइना ने अपना जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी अपने ऊपर ही कि हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी देश को नहीं देंगे, अब ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से एक्सपोर्ट करना। और इससे इंडिया जैसी कंट्रीज को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस या हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मैग्नेट कैसे होते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग टाइप के परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, जो किसी भी हालात में इनकी मैग्नेटिज्म जो है वो नहीं जा सकता, यानी इन्हीं के साथ मतलब हमेशा बना रहेगा। इनके अंदर आपको ना 2-3 नाम जरूर याद रखने हैं, जैसे न्यू डायमियम, प्रेसियोडाइमियम एंड दी डायस्प्रोसियम, जो और ऑफन इन दी एलॉयज, जब इनको आपस में हम मिला लेते हैं, एलॉय बना देते हैं, तो इसको न्यू डायमियम आयरन बोरोन, एक NDFeB नाम जैसे लिखा हुआ है। तो आपको ये थोड़ा अगर आइडिया रहेगा ना, क्योंकि आपने कहीं पर भी इसको बोल के दिखाना तो नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वहां पर। तो आइडेंटिफाई करने तक की नॉलेज आपको रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनका प्रयोग काफ़ी जगह पर होता है, जैसे कि वेट, स्पेस और थर्मल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में और जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स वगैरह वहाँ पर भी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप छोड़ सकते हैं, बाकी इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चाइना के पास जैसे मैंने बताया 70% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल जो है वो माइनिंग आज वहाँ पर हो रही है, और 19% ऑफ द रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन वहीं पर ही हो रही है, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है चाइना के पास है आज, इसीलिए उसका काफ़ी दबदबा है। और इसके अलावा जो है हम वियतनाम, ब्राज़ील और रशिया से भी इस तरह के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको चाइना का ज़रूर याद रखना है। DC मोटर्स में मैग्नेटिक सेपरेटर, माइक्रोफोन्स, एक्चुएटर्स वगैरह में ये यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक और यहाँ पे टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किया है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं सिर्फ। प्लास्टिक जैसा आप जानते हैं वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक परमानेंट पॉल्यूटेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम गिरा देते हैं सॉइल में तो वो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहेगा और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करता है। जो हमारे पास जैसे पशु वगैरह जब उसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो उनको भी नुकसान देता है, और वैसे भी टॉक्सिक होते हैं। तो इसीलिए गाइस हमने इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अभी बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पॉपुलेशन बहुत है हमारे यहाँ पे, उस पॉपुलेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा 9 मिलियन टन एनुअली जो है ना यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, और इंडिया जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स के अंदर आता है जो प्लास्टिक वेस्टेज की बात हो रही है। आपने इसके अंदर याद रखना है
हमारा जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हम वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसमें हम काफ़ी हमारे जैसे देशों को पीछे छोड़ चुके हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया को आज ना इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने की ज़रूरत है। वो कैसे हो रहा है यहाँ पर, इसको याद रखने के लिए आपको इसमें ना 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके रूल्स हैं 2016 के, जो बताते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल वगैरह करना है आपने। जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में वो यहाँ से आएगा, इस पॉइंट से आएगा, ईपीआर से, क्योंकि स्पेशली प्लास्टिक को कैसे आपने मैनेज करना है उसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वर्ड। इसका मतलब है, मान लीजिए मैं एक सैमसंग मोबाइल, मेरी जो कंपनी है, मैंने लोगों को, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर भी जो है ना प्लास्टिक होता है, लेट्स से मैंने लोगों को मोबाइल जो है सेल आउट कर दी मेरी कंपनी ने। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि मैं उन जो लोगों से, जब वो डिस्कार्ड कर रहे होंगे फ़ोन को, मैं उनसे दोबारा कलेक्ट भी करूं। तो वो दोबारा मेरे पास देने क्यों आएंगे, जब मैं उनको ऑफर दूंगा कि अगर आप मेरे पास दोबारा ये फ़ोन देकर आते हैं और मेरी कंपनी का नया फ़ोन लेते हो, तब मैं इस आपके द्वारा डिस्कार्ड किए गए फ़ोन को रिसाइकल करूंगा और इससे जो है ना हमारा, और मैं इसको ठीक तरह से निपटान भी करूंगा, क्योंकि अदरवाइज आप इसको इधर उधर फेंक दोगे फ़ोन को या इसके कंपोनेंट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिन से भरा होता है। तो आपको याद रखना है, ये जो लोग प्रोड्यूसर हैं, जो प्लास्टिक का सामान तैयार करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि वो यहाँ पर उसको बाद में कलेक्ट भी करें जब वो वेस्ट हो जाए। तो आपको ये याद रखना है। और इवन लोग प्लास्टिक का थैला यूज ना करें मार्केट वगैरह के अंदर, इसीलिए यहाँ पर प्लास्टिक के जो पॉलीथीन्स होते थे, जो पॉलीथीन्स है वो प्लास्टिक की तो है, तो उसके अंदर 50 माइक्रोन से ज़्यादा की उसकी थिकनेस बढ़ा दी गई थी ताकि ये महंगा हो जाए और कोई भी जो कस्टमर है वो महंगा पॉलीथीन, या जो शॉपकीपर है वो महंगा पॉलीथीन कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। तो इसको रोकने के लिए, ताकि लोग जो है कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। इसी तरह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 में, यानी कि इन्हीं रूल्स को हमने 2018 में चेंज किया और यहां पर हमने नॉन रिसाइकलेबल, जो इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को हमने बैन करने की बात कही। फिर दोबारा 2021 में चेंज किया और इसके अंदर हमने यहां पर जो पॉलीथीन की सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। जैसे स्ट्रॉ होती है, इस जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना चाहते हैं तो स्ट्रॉ यूज करते हैं, वो प्लास्टिक की होती है, तो अब उसको हम फेंक देते हैं, वो दोबारा यूज भी नहीं होती। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया था। और जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी जो एक कह सकते हैं थिकनेस है उसको 120 माइक्रोन तक लेके गए थे, ताकि ये और महंगा हो जाए और लोग इसको यूज ना करें। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो 2022 के हैं, उसके अंदर अगेन रीयूजिंग और सर्कुलर इकोनॉमी की बात आई थी। दैट मीन्स एक बार यूज करने के बाद चीजों को दोबारा रिसाइकल किया जा सके, उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। और बाद में यहाँ पे 24 में एक बार और फिर इसको यहाँ पे चेंज किया गया इन रूल्स को, जिसके अंदर जो प्लास्टिक को लेकर मैन्युफैक्चरर हैं उनको रजिस्टर करवाना होगा और यहाँ पर रिपोर्ट करें, वो सर्टिफिकेशन देनी होगी उनको कि वो इस तरह से इसको जो ई वेस्ट है उसको मैनेज करेंगे। और यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी, उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो आपको ये ना चीज़ें पता हो तो अच्छा रहेगा। एक और यहाँ पे न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू दी गुजरात। ये स्पेसिफिकली गुजरात की और थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ भी है ये। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर भी ट्राइब्स मिलती हैं और उन ट्राइब्स का जो डीएनए है उसके डीएनए को अब स्टडी किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जीन सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो ऐसा पहला हमारा राज्य बन गया है ये गुजरात, जो कि जहाँ पर इस तरह की ट्राइब्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इसका मतलब उनके डीएनए को स्टडी किया जा रहा है। सिर्फ इतना याद रखें और इसमें बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या, अगर हमें डीएनए समझ पढ़ लेंगे ना तो हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनको सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या हेरिडिटरी जो कैंसर्स है वो क्यों होते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके हम उनके लिए बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से एक लैंगलैंड प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मैथ प्रोजेक्ट है। सिंपली आप याद रखें, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था और इसमें एक्चुअली आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। आपको सिंपली वो पूछेगा लैंगलैंड प्रोग्राम अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो क्या है, तो आपने कहना है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मैथ प्रोजेक्ट है और इसको 1967 में स्टार्ट किया गया था बाय द रॉबर्ट लैंगलैंड, जिन्हें एबल प्राइज भी दिया जा चुका है। और एबल प्राइज उन्हीं को मिलता है जो मैथ्स में बहुत अच्छे हो। तो बस आपको अगर इतना याद रखेंगे तो एनफ रहेगा, क्योंकि आगे जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे और उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जैसा मैंने आपको कहा कि ये आज के
इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो आपको इसके अंदर जो बिल है वो याद रखना है मेनली। और इसी तरह से जो जिन जगहों पे सिर्फ मैंने आपको कहा कि पिन पॉइंटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, वो चीज़ें आप याद रखें। और इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन को आपको वो रेगुलर मिलती रहे, इसीलिए आप डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको टाइम टू टाइम इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। इसीलिए आप जो है ना, जो भी हम इस समय पर एक एफर्ट ले रहे हैं, उस एफर्ट का यूसेज तभी है जब आप इसको होलिस्टिकली और पूरे मन से इसको आप फॉलो करें अच्छे से। ठीक है, आई होप आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और इन करंट अफेयर को आप ऐसे मैनेज करें। थैंक यू सो मच।